मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 5th और 6th पेपर पैडागोजी का जो होता है आपका टीचिंग का पेपर, और उसमें आपका जो वाणिज्य संख्या है उसमें आपके दो टीचिंग के पेपर है, एफएड बीएस फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। तो इन दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट से, और यूनिट का आपका नाम है व्यवसाय अध्ययन या वित्तीय लेखांकन के अंदर पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, दोनों सब्जेक्ट के अंदर कॉमन टॉपिक पढ़ा था हमने कि जो पाठ्यक्रम विकास जो होता है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी कि जब पाठ्यक्रम को विकसित कर रहे हैं तो हम किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत है, मितव्ययिता का सिद्धांत है, और बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, पर्यावरण का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांतों को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका टॉपिक कि जो व्यवसाय अध्ययन और लेखांकन है आपका, उसकी पाठ्य सामग्री को जो हम चयन करते हैं, सिद्धांत तो हमने देख लिए, पर कौन कौन सी अप्रोचेस यानी कि उपागम है जिसको हमें लेना चाहिए पाठ्यक्रम का। जब हम सिद्धांत पाठ्यक्रम को जब हम चयन कर रहे हैं तो कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करना चाहिए। तो अप्रोचेस यहाँ पे आपके पास दो ही है, एक तो है व्यक्तिनिष्ठ उपागम और दूसरा है आपका वस्तुनिष्ठ उपागम। ये दो उपागम है जो हम हमारे टीचिंग के अंदर जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं या सिलेबस का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये दो अप्रोचेस को ध्यान में रख के ही सिलेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो व्यक्तिनिष्ठ जो है, तो व्यक्तिनिष्ठ उपागम क्या बताता है, वो ये बताता है कि इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री का चयन करने वाला जो भी कर रहा हो चयन, मान लीजिए शिक्षाविद होते जो चयन कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उन्हें सबसे पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करना यानी कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना, एक एक चीज़ को यानी पूरा पाठ्यक्रम उसको छोटे खंडों में विभाजित करने के बाद में उसको यूज में लाना। तो विश्लेषण करता है, फिर वे स्वयं के अनुभव के आधार पर पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करता है, यानी कि विश्लेषण करके वो विश्लेषण करता है पाठ्य सामग्री में। विश्लेषण करने के पश्चात वो स्वयं के अनुभवों के आधार पर पाठ्य सामग्री को चयन करता है यानी सेलेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि विश्लेषण करने में कई बार क्या वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाता। क्यों नहीं अपनाया जाता? क्योंकि वैज्ञानिक जो तरीका है उसे अपनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक तरीका अपनाने के लिए इतना समय भी नहीं होता कि छात्र कौन सी चीज़ें पढ़ने में सक्षम है, कौन सी चीज़ें पढ़ने में असक्षम है, यानी किस विषय में उनकी रुचि है, किस टॉपिक में उनकी रुचि है, तो ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि कई बार ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति है अपनी इच्छा के अनुसार छात्रों पर पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री को थोप देता है, यानी कि बच्चों की रुचि योग्यता का ध्यान नहीं रखता। तो उपयुक्त दोष जो होते हैं ये मतलब कि छात्रों पर जो वजन डाल दिया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर इस कार्य को किसी एक समिति का गठन किया जाता है, यानी कोई एक व्यक्ति विशेष ना करे, एक समिति को गठित कर दिया जाता है जिससे कि जो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि और उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके। जिससे प्राय कितने सदस्य रहते हैं उस समिति के अंदर? 5 सदस्य रहते हैं, यानी एक व्यक्ति विशेष ना होकर इसके अंदर एक समिति का निर्माण किया जाता है और उस समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 5, यानी 5 सदस्य होते हैं। वे फिर पाठ्यक्रम का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पाठ्य सामग्री में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह विधि उत्तम है क्योंकि प्रथम विधि में प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करता है। वस्तुनिष्ठ में क्या होता था, स्वयं व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है। तो इसी के अंतर्गत दूसरी एक विधि बनाई जिसमें समिति का गठन किया गया, 5 सदस्य समिति का गठन किया गया जिसमें वो अपने अनुभवों के आधार में पाठ्यक्रम में परिवर्तन ला देते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ के अंदर जो स्वयं के अनुभव के आधार पर क्या करता था, कोई भी व्यक्ति अपने अपने अनुभवों के आधार पर उसको बदल देता था पाठ्यक्रम को। तो इससे विद्यार्थियों में और कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए फिर एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो समय समय पर विश्लेषण करके उस पर परिवर्तन कर देती है। अब दूसरी जो हमारी वस्तुनिष्ठ उपागम है, इस उपागम में प्रचलित पाठ्य सामग्री में संशोधन ना करके, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है उसमें संशोधन ना करके नए सिरे से पाठ्य सामग्री का चयन कर दिया जाता है, यानी कि पूरा ही
तरीका है वो कार्य विश्लेषण कहलाता है। यानी कि इसमें विश्लेषण ना करके सिर्फ पाठ्य सामग्री को ना बदलकर पूरा का पूरा जो हमारा पूरे की पूरी जो पाठ्य सामग्री है, जो पूरा पाठ्यक्रम है वो नया कर दिया जाता है। तो इस विषय वस्तु के निर्धारण में अधिक श्रम और समय लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है तो अधिक समय लगता है। और विभिन्न राज्य के हम यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस उपागम के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने का प्रयोग करें तो लगभग 1 से 2 वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन में लग जाएंगे। इसलिए जो सबसे सर्वोत्तम उपागम माना जाता है वो व्यक्तिनिष्ठ उपागम, उसमें भी 5 सदस्य समिति वाला उपागम श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे कि विद्यार्थी पर बोझ भी ना पड़े, उन पर थोपा भी ना जाए, उनकी रुचि योग्यता के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण हो सके। तो उनकी रुचि योग्यता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिनिष्ठ जो उपागम है, व्यक्तिनिष्ठ उपागम के अंतर्गत भी व्यक्तिनिष्ठ यानी सिर्फ एक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है, उसको भी हटाकर 5 सदस्यीय समिति का जो गठन किया गया है वो अपने अनुभवों के आधार पर सर्वसम्मति से पाठ्यक्रम में सुधार कर देती है। तो ये था आपका पाठ्यक्रम चयन किस प्रकार से करना, कौन कौन से उपागम है। तो इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपागम माना गया है वो है आपका व्यक्तिनिष्ठ, और उसके अंदर भी 5 सदस्य समिति जो बनाई गई है वो समय समय पर परिवर्तन लाती रहती है। और जो वस्तुनिष्ठ उपागम है, यदि इसके अंतर्गत क्या होता है, ये वस्तुनिष्ठ उपागम कुछ टॉपिक्स को चेंज ना करके पूरा का पूरा नया सिलेबस ही कर देती है। और यदि इस प्रकार से हम देखें तो विभिन्न राज्यों के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसको बदलते बदलते 1-2 वर्ष लग जाएंगे, जिसमें अधिक परिश्रम भी लगता है, श्रम भी लगता है। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ उपागम को सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।